हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों आज हम देखते हैं स्लेट में जनरल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चन जो पिछले बार पूछा गया है। दोस्तों इसको हल करने से पहले इसका निर्देश देख लेते हैं। तो इस प्रश्न पत्र में 60 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से उम्मीदवार को किन्हीं भी 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उम्मीदवार द्वारा 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर उम्मीदवार द्वारा दिए गए प्रथम 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए होंगे, ए, बी, सी और डी, जिसमें से आपको सही जो आंसर होगा उसको दीर्घवृत्त पेन से भरकर हमको काला करना है। जैसे कि यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है ए, बी और सी, डी। इसमें यहाँ सी को काला किया गया है, जिसमें से सी जो है सही उत्तर है। किसी भी प्रकार का संगणक या कैलकुलेटर या लॉग टेबल का प्रयोग वर्जित रहेगा। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कथन के विपरीत है कि कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते। तो इसमें हमको कौन सा कथन विपरीत है, विपरीत कथन ढूंढना है। सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं, कुछ व्यक्ति ईमानदार होते हैं, कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर है, सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं। कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, इस कथन में निहित है कि कुछ व्यक्ति ईमानदार होते हैं जबकि सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं। इससे नकारात्मक परिणाम नहीं निकल सकता, अतः विकल्प ए सही है। आगे देखें दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। एक स्वनिर्मित परिभाषा होती है, सदैव सत्य, सदैव असत्य, कभी सत्य कभी असत्य, न सत्य और न ही असत्य। तो इसका जो आंसर है वो है सी, कभी सत्य कभी असत्य। इसका जो आंसर है वो दोस्तों वो है सी। इसमें देखें, स्वनिर्मित परिभाषा सदैव तर्क संगत हो यह आवश्यक नहीं होता, अतः यह कभी सत्य या असत्य भी हो सकता है। यह परिभाषा करने वाले व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कूट में दिए गए उचित विकल्प का चयन कीजिए। परीक्षक, परीक्षार्थी, अधिवक्ता, युवकिल, गुरु, और इसका दिया है ऑप्शन में ग्राहक, अन्वेषक, बोधक और शिष्य। गुरु जो है परीक्षक परीक्षार्थी है, तो इसमें अन्वेषक या शिष्य। तो इसका आंसर जो है शिष्य है। इसका जो आंसर है वो है डी, शिष्य। एक्सप्लेनेशन में देखें, जिस प्रकार परीक्षक परीक्षार्थी की जांच करता है, अधिवक्ता मुवक्किल को सही रास्ता दिखाता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य को सही मार्गदर्शन देता है जिसके उनका भविष्य उज्जवल हो सके। चौथा देखें दोस्तों, चौथा देखें, यदि इस कथन को सत्य मान लिया जाए कि अधिकार विद्यार्थियों की आज्ञाकारी होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से एक कथन युग्म को सही माना जा सकता है। इसमें देखें, सभी आज्ञाकारी व्यक्ति विद्यार्थी होते हैं, सभी विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, कुछ विद्यार्थी अवज्ञाकारी नहीं होते। इसमें कूट दिया हुआ है दोस्तों, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 और 2 और 4। तो इसकी जो आंसर है वो है सी। देखिए, इसमें कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं और कुछ विद्यार्थी अवज्ञाकारी नहीं होते। तो यही जो आंसर है, अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं। इस कथन में यह निहित है कि कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, कुछ विद्यार्थी अवज्ञाकारी नहीं होते। इस कथन में कि वे आज्ञाकारी शिष्य हैं। आगे देखें दोस्तों, पांचवा देखें, सही कूट का चयन कीजिए। निगमन, डिडक्टिव तर्क यह दावा करता है कि निष्कर्ष आधार में निहित किसी भी वस्तु से अधिक का दावा नहीं करता। निष्कर्ष अंतिम रूप से आधारों द्वारा पुष्टि होता है।
यदि निष्कर्ष असत्य है तो आधार यह तो सत्य होगा या होंगे या असत्य। यदि आधार या आधार का संयोजन सत्य है तो निष्कर्ष सत्य होगा। इसमें कूट दिया हुआ है दोस्तों, ए 1 और 2, दूसरा दिया है 1 और 3, सी दिया है 2 और 3 और डी दिया है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर निकल के आ रहा है वो है डी, ये सभी जो सही सत्य है। अब दोस्तों मैं सबका आंसर बताऊंगा, ऐसे में आपके एग्ज़ाम बहुत करीब है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देखिए। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न 6 से 11 तक के उत्तर दीजिए। इसमें दिया है दोस्तों समाज सेवाएं, शिक्षा, खेल तथा युवा, ये डाटा दिया हुआ है। डाटा के अनुसार हमको सॉल्व करना है। तो इसमें देखें छठवां, समाज सेवा में ऐसे कितने कार्यकलाप हैं जिसमें वर्ष 2008 और 2009 में समाज सेवाओं पर हुए कुल खर्च का 5% कम खर्च हुआ है। इसमें दिया है 1, 3, 5 ये सभी। तो इसमें जो आंसर है वो है बी। जैसे देखिए 12.94 जिसका 5% बोल रहा है। इसमें देखें 2008 और 9 में, इसमें 2008 और 9 में देखें टोटल जो खर्च हुई है समाज सेवाओं में, समाज सेवा देखें तो समाज सेवा में टोटल जो खर्च होगी ये 1294 का 5% बोला है। तो 1294 का यदि हम 5% निकालें तो ये होता है 0.65 ये निकला। उसके बाद 2009 में जो क्रियाकलाप है उसके जो टोटल खर्च होंगे वो होंगे 3। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 3। आगे देखें दोस्तों सातवां देखें तो सातवां, समाज सेवाओं पर व्यय किस वर्ष में उच्चतम दर पर बढ़ा। तो इसका जो आंसर है वो है बी। आगे देखें आठवां देखें तो व्यय में हिस्से की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन कौन सी कार्य लगभग स्थिर रहे। तो इसका जो आंसर है वो है सूचना तथा प्रसारण। आगे देखें दोस्तों नौवां, निम्नलिखित में से कौन सी मद पर व्यय का हिस्से दिए गए वर्षों में शेष 3 मदों में लगभग बराबर थे। तो इसका जो आंसर है वो है समाज कल्याण और पोषण। आगे देखें दोस्तों समाज सेवाओं की निम्नलिखित में से कौन सी मदों में वर्ष 2007, 2008 से 2010, 2011 के दौरान व्यय में अधिकतम वृद्धि पर दर पाई गई है। तो इसका जो आंसर है वो है बी। 11वां देखें दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी मदों में वर्ष 2007, 2008 से 2009, 2010 के दौरान व्यय में अधिकतम गिरावट पाई गई। तो इसका जो आंसर है श्रम और रोजगार। आगे देखें 12वां, ALU और U इसका अर्थ है। तो इसमें दिया है तो इसका जो आंसर है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसको हमने कंप्यूटर में देखा है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आगे देखिए 13वां, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे कहते हैं, उसको कहा जाता है मदरबोर्ड। आगे देखिए दोस्तों कंप्यूटर वायरस है हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है सॉफ्टवेयर में ही वायरस आता है दोस्तों। हार्डवेयर पहले से कंप्यूटर में लगे होते हैं, जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं उसके माध्यम से सॉफ्टवेयर के साथ ही वायरस कंप्यूटर में प्रवेश करता है। कंप्यूटर वायरस सामान्यतः एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर प्रणाली को प्रभावित किया जाता है। कंप्यूटर वायरस के कारण सभी प्रोग्राम दुष्प्रभावित होते हैं। 15वां देखें इनमें से कौन सा एक सही है। तो इसमें देखें कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है 15वें का, तो इसमें हम बाइनरी नंबर में देखें तो इसमें जो आंसर निकल के आ रही है वो है डी, 17, 10 और 101, 100012। तो इसका जो आंसर है वो है डी, बाइनरी में देखें। उसके बाद देखें MS वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन होता है। इसका जो आंसर है बी, डॉक में होता है। आगे देखें दोस्तों खाली स्थान, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अपने कंप्यूटर वर्ड की एक नई फाइल बनाएं और सेव एज पर क्लिक करें तो यहाँ पर डॉक ही लिखा मिलेगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि MS वर्ड का एक्सटेंशन डॉक ही है। 17वां देखें दोस्तों
खाली स्थान एक उपसंधि प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहक को आपके कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो आंसर है इसका SMTP एक प्रोटोकॉल है जो सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है C। आगे देखिए 18वां। तो 18वां यदि हम देखें तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है। तो इसमें मीथेन का जो स्रोत है दोस्तों वो है A आर्द्र स्थल जिसको बोलते हैं वेस्टिलेट्स। मीथेन वैश्विक तापमान को बढ़ाने वाला प्रमुख कारक है। यह एक कार्बनिक गैस है जिसे मार्स के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव मीथेन का स्रोत जो है आर्द्र स्थल है। आगे देखिए दोस्तों, जापान में मिनीमाता आपदा किसके द्वारा हुआ था। तो ये जो है दोस्तों पारा के द्वारा हुआ था, H और G की। तो समुद्र में चले जाने के कारण इसका जो है बहुत बड़ा प्रभाव मछलियों पर हुआ और मछलियों को जिस लोगों ने खाया उन पर भी इसका प्रभाव पड़ा। आगे देखें, जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से है। तो इसमें देखें तो इसकी जो आंसर है दोस्तों वो है A जैविक जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता। एक्सप्लेनेशन देखें, जैव आवर्धन का तात्पर्य जीवित जीवों में प्रदूषण की सांद्रता से है। जैव आवर्धन हमेशा उच्च पोषण स्तर के जीवों में अधिक होता है। जैसे पौधों में कीटनाशकों के प्रयोग के कारण सर्वप्रथम शाकाहारी जीव तथा उसके बाद उसे खाने वाले मांसाहारी जीवों में आवर्धन अधिक होगा। 21वां देखें दोस्तों, नागोया उपसंधि प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो इसमें दिया है ऑप्शन, तो इसका जो आंसर है वो है जैव विविधता। इसमें बात करें तो ये जो नागोया उपसंधि प्रोटोकॉल 29 अक्टूबर 2010 को जापान में हुई थी, है ना, और जो जैव विविधता से संबंधित है। इस उपसंधि के तहत जेनेटिक संसाधनों तक पहुंच तथा उनके उपयोग से होने वाले लाभ का सफलतापूर्वक वितरण का प्रावधान किया गया है। आगे देखो दोस्तों, भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्मी ईंधन जो फॉसिल फ्यूल्स है के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो है जल ऊर्जा, हाइड्रो पावर। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है हाइड्रो पावर। आगे देखिए, भूकंप के संदर्भ में रिएक्टर स्केल पर परिणाम 1 की वृद्धि का अर्थ है। इसका जो है भूकंपी तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि। तो इसका आंसर है A रिएक्टर स्केल द्वारा भूकंपों के परिणाम को मापा जाता है। इसके परिणाम में 1 की वृद्धि का अर्थ है भूकंपी तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक मापक नहीं है। तो इसमें देखें तो वो है लिंग अनुपात। एक्सप्लेनेशन में देखें तो मानव विकास सूचकांक साक्षरता दर, सकल नामांकन तथा आयु प्रत्याशा के आधार पर निकाला जाता है। इसमें लिंग अनुपात शामिल नहीं है। इस सूचकांक को UNDP द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखें दोस्तों 25वां, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके बाद भारत में कॉलेज में सर्वाधिक छात्र हैं। तो इसमें है भारत के बाद USA में है। विश्व में सर्वाधिक कॉलेजों के छात्र संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यवादी नियुक्त करते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो, उस देश के सभी न्यायालयों में प्रस्तुत होने का अधिकार प्राप्त हो। आगे देखें, उसको लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। उसकी निश्चित अवधि होती है। इसमें कूट दिया है दोस्तों, कूट में दिया गया है 1 और 4, 2, 3 और 4, 3 और 4 और केवल 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 और 4। इसमें देखिए, भारत का महान्यवादी अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद
आर्टिकल 76 में देखें, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा इसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। उसे देश के किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत होने का अधिकार है। तो ये जो है इसका जो आंसर है वो दोस्तों 1 और 4 है, ए। आगे देखिए दोस्तों 27वां, राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन ओल्ड है इसलिए इसमें प्रणब मुखर्जी जो है दिया है। उच्च अधिकारियों से परस्पर बातचीत करते समय तथा अधिकारी टिप्पणी आदि में निम्नलिखित में से कौन से पूर्व नियोजन का प्रयोग समाप्त करना चाहेगा? तो इसमें दिया है हिज एक्सीलेंसी महामहिम माननीय श्रीमती। इसमें कूट दिया गया है 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 और 1, 2 और 3। तो इसमें बात करें तो इसका जो आंसर होगा 1 और 3 इसमें पूछा जाएगा। तो इसमें बोला जाएगा हिज और माननीय। तो इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो थे उस समय की बात है, अभी तो हमारे भारतीय उच्च अधिकारियों से परस्पर बातचीत करते समय सरकारी टिप्पणी आदि हिब एक्सोमी और माननीय पूर्व नियोजन का प्रयोग समाप्त करना चाहता है। वित्तीय आपदा स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? इसमें बात करें तो राज्य विधानसभाओं को समाप्त किया जा सकता है। केंद्र सरकार राज्य के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 2 और 3, डी है। इसमें बात करें वित्तीय आपदा के उद्घोषणा अनुच्छेद 360 में के तहत की गई है। इसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार राज्य के बजट और व्यय को नियंत्रण में ले सकती है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कम किया जा सकता है। तो ये वित्तीय आपदा के संबंध में दोस्तों। 29वां देखिए, सूची 1 और 2 को हमको सम्मिलित करना है। तो इसमें निर्धनता कम करो कार्यक्रम, मानव विकास कार्यक्रम, सामाजिक सहायता कार्यक्रम। तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ए होगा 4, 1, 3, 2। तो इसमें जो है क्रम है दोस्तों देख लीजिएगा। इसमें 30वां देखिए, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षक ग्रहण के पास होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है डी, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। आगे देखें दोस्तों, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। तो कक्षा संप्रेषण हमेशा छात्र केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखें दोस्तों, तो इसमें देखें अध्ययन की सर्वोत्तम प्रणाली जो है वो है डी, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। इसका जो आंसर है वो है डी। आगे देखिए दोस्तों, 33वां देखिए, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। तो इसमें दिया है तर्क वितर्क, सूचना, विचार, विवाद। तो इसमें जो है जो उभर कर आना चाहिए वो है विचार, वो आना चाहिए विचार। आगे देखिए दोस्तों, 34वां, दंड न देकर बच्चों को बिगाड़ना से अभिप्राय है वो है, उसका जो आंसर है अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। तो दंड न देकर बच्चों को बिगाड़ना से अभिप्राय अवांछनीय व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को दंड देने का अर्थ यह होता है कि उसे गलत कार्य करने से रोका जाए। आगे देखिए दोस्तों, तो 35वां देखें। तो 35वां देखने में क्वेश्चन दिया है, कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को कहते हैं। तो शिक्षण के संप्रेषण को कहते हैं आमने सामने संप्रेषण। आगे देखिए दोस्तों, 36वां देखिए, किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सूचक है। तो इसका जो आंसर है वो है प्रभाव गुणक। इसका आंसर है ए। आगे देखिए दोस्तों, 37वां, बेहतर शोध नैतिकता से अभिप्राय है। तो इसका जो अभिप्राय है वो है अपनी शोध प्रायोजित कंपनियों में धारित शेयर स्टॉकों को प्रकट न करना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ए। आगे देखिए 38वां, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली सभ्यता पर आधारित है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है डी।
इसका जो आंसर है वो है डी। आगे देखिए 39वां, निम्नलिखित में से कौन से संदर्भ अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ APA के अनुसार लिखे गए हैं? तो इसका जो आंसर है वो है शर्मा वी 2010, फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली, टाटा मैग्रो हिल, ये जो सही आंसर है। इसके बाद देखिए दोस्तों 40वां, शोध की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। शोध समस्या का निर्धारण, शोध उद्देश्य को सूची करना और डाटा संग्रहण, कार्यप्रणाली, डाटा विश्लेषण, परिणाम, चर्चा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है बी। इसमें क्रम देखिए तो शोध के उद्देश्य सूचीबद्ध करना, कार्यप्रणाली, डाटा संग्रहण, डाटा विश्लेषण, परिणाम और चर्चा, ये सही आंसर है। सत्य असत्य की पहचान कीजिए। तो इसमें दिया है इसका है वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो ये जो है उसका सही आंसर है डी। आगे देखो दोस्तों, इसमें 42 से 47 तक हमको अनुच्छेद दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इसका आंसर देना है। तो इसमें दोस्तों आप इसको पढ़िए, पूछ करके पढ़ लीजिए, उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को हमको हल करना है। तो प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विकासशील देशों में शहरीकरण प्रक्रिया का प्रचलित दृष्टिकोण था वो है नकारात्मक, बी। इसका जो आंसर है बी, नकारात्मक। आगे देखो दोस्तों 43वां, विकासशील देशों में 1950 से 2000 AD तक शहरी नागरिकता की औसत आगमन वृद्धि किसके करीब थी? तो इसमें देखें तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, 30 बिलियन। आगे देखें 44वां, शहरीकरण की व्यस्तता प्रतिबिंबित होती है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ए। इसका जो आंसर है वो है ए, स्थिति को कितने अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है। आगे देखिए दोस्तों 45वां, निम्नलिखित में से किसको शहरी जीवन की गुणवत्ता का सूचक नहीं माना जाता? वो है शहरीकरण की गति। आगे देखें, लेखक ने इस अनुच्छेद में किस विषय पर केंद्रित करने का प्रयास किया? इसका जो आंसर है दोस्तों वो है डी, वर्णनात्मक अभिकथन। आगे देखिए दोस्तों, अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से उत्पत्ति हुई है? कम्युनिस्ट और, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ए, कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर से। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर शब्द से हुई है। आगे देखें 49वां, चीनी सांस्कृतिक क्रांति नेता माओ जेदांग द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण कम्युनिकेशन प्रकार को कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है मास लाइन कम्युनिकेशन, ए। आगे देखिए, आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को कहते हैं, यह है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। आगे देखिए दोस्तों 51वां, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम प्रसारित दैनिक अखबार है? तो इसका जो आंसर है वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया। आगे देखिए दोस्तों 52वां, भारत में मुख्य फीचर फिल्म के प्रथम पथ प्रदर्शक थे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है दादा साहब फाल्के। आगे, शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर होता है? यह जो है एजुमेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में विलुप्त क्या है? तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दोस्तों वो होगा 210। पैटर्न देख लीजिए दोस्तों, इसके अनुसार आप सॉल्व करेंगे। 6 बालकों और 4 बालिकाओं में से 7 सदस्यों का एक ग्रुप तैयार किया गया है जिसमें बालकों की संख्या अधिक हो। ग्रुप कितने प्रकार के तैयार किया जा सकता है? तो इसमें हम आंसर देखिए तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी, 100। तो सही आंसर देखिए तो है बी, 100। ये फार्मूला है दोस्तों, इस फार्मूले के अनुसार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों 56वां, एक ग्रुप में सदस्यों की संख्या 40 है। पहले 10 सदस्यों की औसत 4.5 है और शेष 30 सदस्यों का औसत 3.5 है। पूरे ग्रुप का औसत क्या होगा? तो इसमें बात करें तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा सी, 15/4। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, यदि मोहन का कूट KMFYL है तो काउंट का कूट क्या होगा? तो इसको दोस्तों सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा AMSLR। इसका आंसर होगा ए होगा।
आगे देखें 58। दो व्यक्ति ए और बी की आयु का जोड़ 50 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5/3 था। ए और बी की वर्तमान आयु है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है, इसका जो सही आंसर है वो है 30 और 20। इसमें देखें ए प्लस बी बराबर 50। ए बटे बी, ए दोनों में हमको 5 घटाना है क्योंकि पूर्व पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो जो आंसर आएगा वो होगा 30 और 20। 59वां देखिए, यदि ए का अर्थ घटाना और बी का अर्थ गुणा है तो सी का अर्थ भाग है, भाग द्वारा विभाजित करता है तो डी का अर्थ धन है। तो 90D 9A 29C 10B 2 का मूल्य है। तो इसमें इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है, इसका जो आंसर है वो है डी 14। और आखिरी क्वेश्चन देखें दोस्तों 60वां। कृपया कथन 1 और कथन 2 पर विचार कर नीचे दिए कोड का चयन करना है। तो कथन दिया है, 1 बैंक लॉकर भी सुरक्षित नहीं है, चोर उन्हें तोड़कर अपनी संपत्ति ले जा सकते हैं लेकिन चोर स्वर्ग में नहीं ले जा सकते, अतः आपको इसमें संपत्ति स्वर्ग में रखनी चाहिए। दूसरा दिया है, मनुष्य के शरीर के रंग में अंतर सूर्य से दूरी के कारण होता है, किसी चिर स्थायी विशेषताओं के कारण नहीं। शरीर का रंग शरीर पर सूर्य और उसकी किरणों की प्रतिक्रिया के परिणाम है। तो इसका कोट दिया है दोस्तों, एक जो दोनों तर्क सही है। कथन 1 तर्क है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 2 तर्क है किंतु कथन 1 नहीं है। दोनों ही कथन तथ्यों पर स्पष्टीकरण करता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों बी है सही, इसका आंसर है जो है बी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल विनय स्टडी कैन। फॉर मोर वीडियो बी अपडेटेड। थैंक यू दोस्तों।